मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सारवा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। आज मैं सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत आज़ादी से पूर्व हमें एक टीस मिली थी और जिसे हम पाकिस्तान के निर्माण के रूप में जानते हैं। वास्तव में इसके पीछे महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण था सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास। हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में सांप्रदायिकता का उदय हुआ और जिसे अंग्रेजी सरकार ने हाथ डालने का कार्य किया और अपनी रोटी सेकने का कार्य किया था। वास्तव में भारत में सांप्रदायिकता का उदय ब्रिटिश साम्राज्य की कूटनीतिक राजनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमको देखने को मिलता है। अंग्रेजी सरकार जानते हैं कि भारत विशाल है और भारत में निवास करने वाले हिंदू और मुस्लिम को यदि आपस में एकता हो जाए तो ऐसी स्थिति में भारत में राज करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। वे जानते थे कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और मुसलमान अल्पसंख्यक है। दोनों धर्मों को आपस में लड़ा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में भारत में एक छत्र राज्य की स्थापना ब्रिटिश सरकार कर सकता है और अपनी इसी उद्देश्यों को पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में सांप्रदायिक तत्वों को उभारने का प्रयास किया। हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि भारत में सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास किन चरणों में हुआ था। देखते हैं कि किस परिस्थितियों में भारत में सांप्रदायिकता का उदय हुआ। पहले भारत में जब ब्रिटिश सरकार की स्थापना हुई उस समय भारत में लगभग मुस्लिम साम्राज्य थे और इन्हीं मुस्लिम साम्राज्यों से उन्होंने सत्ता छीनी थी। तो ऐसी स्थिति में मुसलमानों के प्रति ब्रिटिश सरकार हमेशा शंकित रहता था कि कहीं मुसलमान अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त न कर ले और ऐसी स्थिति में जब खोई हुई शक्ति को प्राप्त करेंगे तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। इस प्रकार का भय हमेशा ही अंग्रेजों के मन में रहता था। इसीलिए अंग्रेज हमेशा ही मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखते थे, उन पर विश्वास नहीं करते थे और उनको दमन करने का प्रयास किया था। इसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया था, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में हो या अन्य व्यवसाय के क्षेत्रों में। सभी क्षेत्रों में उपेक्षित रहते थे मुसलमान। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हम देखते हैं कि मुसलमानों का मन ब्रिटिश सरकार के प्रति दूर होता गया। उनमें एक विद्रोहात्मक भावना जगने लगी। इसी प्रकार से विश्व राजनीति में बहावी आंदोलन हमको देखने को मिलता है और यही बहावी आंदोलन ने मुस्लिम समाज में एक क्रांति पैदा कर दी, एक जागृति पैदा कर दी थी। कालांतर में हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जिस प्रकार से मुसलमानों के प्रति संदेह की दृष्टि रखते थे, वह संदेह की दृष्टि को पुख्ता सबूत मिल गया जब भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई। और 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता किसको बनाया गया था? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को। और हम देखते हैं कि किस प्रकार उनके नेतृत्व में जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह से सारा जिम्मा मुसलमानों को सौंप दिया और इसीलिए कुछ विद्वान इसको ये मानते हैं कि 1857 ईस्वी में जो घटनाएं घटित हुई ये पूरी तरह से मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों का दमन करना शुरू कर दिया। मुसलमानों में इससे असुरक्षा की भावना का जन्म हुआ। मुसलमानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। एक तो पहले से ही मुसलमानों में शिक्षा का अभाव था, इधर हिंदू दिनों दिन उन्नति करते जा रहे थे और ऐसी स्थिति में एक पक्ष पर दमन और दूसरे पक्ष को पुरस्कार की नीति ब्रिटिश सरकार ने अपनाई और इसी कारण भारत में सांप्रदायिकता का जन्म हुआ, सांप्रदायिकता की भावना का उदय हुआ। जब ब्रिटिश सरकार मुसलमानों के प्रति एक तरफा दमन की नीति अपना रही थी, इसी समय विलियम हंटर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द इंडियन मुसलमान।
इस पुस्तक में उन्होंने महत्वपूर्ण विचार दिया कि यदि ब्रिटिश सरकार मुसलमानों के प्रति इसी प्रकार से दमन की नीति करती रहेगी तो भारत में हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे, और जब भारत में हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे तब ऐसी स्थिति में भारत में ब्रिटिश सरकार को अपनी साम्राज्यवादी नीति को उसको प्रसार में अत्यंत असुविधा होगी, उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण की नीति अपनाना आवश्यक है। ब्रिटिश सरकार ने विलियम हंटर के विचार को स्वीकार किया और अब उन्होंने मुसलमानों के प्रति उदार रवैया अपनाना शुरू कर दिया और इधर हिंदुओं के प्रति उन्होंने कठोर नीति अपनाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि कभी हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति तो कभी मुसलमानों के प्रति उदारता की नीति, और यही से फिर धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम की जो फूट थी, इस फूट का लाभ उठाने का प्रयास ब्रिटिश सरकार ने किया। सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता के उदय और विकास के पीछे ब्रिटिश सरकार का ही महत्वपूर्ण हाथ था, क्योंकि उसको अपने फूट डालो और राज करो की नीति को क्रियान्वयन करना था। हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना और फूट डालने के बाद उनके राज्य बेझिझक बिना विरोध के भारत में आगे बढ़ता रहे, और यही नीति का उन्होंने सदैव पालन किया। हम देखते हैं कि अंग्रेजों के कार्य, जब हम अंग्रेजों को भारत में सांप्रदायिकता के उदय का जिम्मेदार मानते हैं तो ऐसे उन्होंने कौन कौन से कार्य किए जिसके कारण भारत में सांप्रदायिकता का उदय हुआ। जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ये अलग अलग संप्रदाय नहीं, बल्कि एक अलग अलग विचार हैं और एक साथ रह सकते। भारत एक राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र की कल्पना इस समय ब्रिटिश सरकार में नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ये नहीं मानता था कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें हिंदू भी रह सकते हैं, मुसलमान भी रह सकते हैं, सिख भी रह सकते हैं। उन्होंने इन सब में फूट डालने का प्रयास किया था। उन्होंने सांप्रदायिकता को शासकीय प्रश्रय प्रदान किया, किसी एक विशेष धर्म वर्ग को अनुदान। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कालांतर में सांप्रदायिक मांगों की स्वीकृति, जिस प्रकार से इस्लाम धर्म से संबंधित व्यक्ति ने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से जो भी बातें मांगी उसको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार की। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार अपने कार्यों के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता के उदय में भूमिका निभाई थी। इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विचार सर सैयद अहमद खां के विचार रहे, जिन्होंने भारत में इस्लामी लोगों को जागृति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर सैयद अहमद खां के विचार वास्तव में मुसलमानों के हितों में रहा। वे मुसलमानों को जगाना चाहते थे, वे मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ना चाहते थे, क्योंकि सर सैयद अहमद खां शिक्षा शास्त्री थे, समाज सुधारक थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में वो घोर रूढ़िवादी थे। वे राष्ट्रवादी व मुस्लिम एकता के पक्षधर जरूर थे, समाज सुधारक थे, साथ ही साथ शिक्षा के द्वारा भारतीय मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, ताकि शिक्षा के द्वारा मुसलमान में चेतना आए और इस चेतना के द्वारा वो अपने वास्तविक अधिकार को पा सके, ब्रिटिश सरकार में महत्वपूर्ण पदों को पा सके। ऐसी विचार सर सैयद अहमद खां की थी। लेकिन इसी समय हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम की अध्यक्षता के नेतृत्व में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष विमोश चंद्र बनर्जी थे। लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों के विचारों में परिवर्तन, बेग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बेग ने सर सैयद अहमद खां को समझाने का प्रयास किया कि मुसलमानों का भविष्य आंग्ल मुसलमानों के सहयोग पर है। ब्रिटिश सरकार का विरोध करने से मुसलमानों का
सुधार नहीं हो सकता, उनके भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। उनको ब्रिटिश सरकार की नीतियों का समर्थन करना चाहिए। बेक ने मुसलमानों को भड़काया। सर सैयद अहमद से कहा कि कब तक हिंदुओं की दया पर जीवित रहोगे। इसीलिए 1888 ईस्वी में यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई और इसके द्वारा मुसलमानों में जागृति लाने का प्रयास किया गया। मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया गया। बेक ने ही सर सैयद अहमद से कहा कि जब भारत से ब्रिटिश सरकार चली जाएगी तो भारत में हिंदुओं का ही राज होगा और हिंदू मुसलमानों पर राज करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस को उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का विरोधी बताया और अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों का समर्थन किया गया। इस प्रकार से धीरे धीरे भारत में सांप्रदायिकता का उदय हुआ। जो सर सैयद अहमद खान ने जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, वही कालांतर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से आगे बढ़ा था। आगे हम देखते हैं कि 1898 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके विचार को नवाब मोहसिन उल हक ने आगे बढ़ाया। कालांतर में घटनाएं बढ़ रही थी, हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा हो रही थी, बढ़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम में खाई बढ़ रही थी ऐसी बात नहीं थी। इस समय भी अनेक ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमान थे जो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान मिलकर ही ब्रिटिश सत्ता का विरोध करेंगे और उनमें एकता थी। भारत के कई क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम एकता की दुहाई चल रही थी, क्योंकि मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि भारत में हिंदू और मुसलमान भारत माता के दो आंखों के तारे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसी विचारधारा ने कालांतर में भारत में राष्ट्रीयता की उदय किया और इस राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसकी ज्वाला भारत में धधकने लगी। इस राष्ट्रीयता की ज्वाला में ब्रिटिश सरकार स्वाहा हो जाता, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यहां फिर से चाल चलना शुरू कर दिया और उन्होंने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया। भारत में इसी समय कट्टर साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन भारत आया था, जिसका शासनकाल भारत में 1899 से 1905 ईस्वी में था। 1905 ईस्वी में उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल के विभाजन के पीछे यद्यपि प्रशासकीय कारण दिया गया था, लेकिन विद्वानों का मानना है कि बंगाल का विभाजन वास्तव में भारत में राष्ट्रीयता की वेग को रोकने के लिए किया गया था। बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बना दी गई और पश्चिम बंगाल की कलकत्ता। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीयता की वेग थी, इस राष्ट्रीयता की वेग को बंगाल विभाजन के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन लॉर्ड कर्जन के ये विचार, ये कार्य भारत के लोगों को लिए असहनीय था और बंगाल विभाजन का खूब विरोध हुआ। हिंदू और मुस्लिम आपस में मिलकर बंगाल के विभाजन का विरोध किए। मुसलमानों का केवल एक छोटा सा पक्ष ही बंगाल विभाजन का समर्थन किया, लेकिन जिसमें से सलीमुल्लाह खां का नाम विशेष रूप से हमको देखने को मिलता है, जिन्होंने बंग भंग का समर्थन किया था। लेकिन बाद में भारत के बहुत व्यापक रूप से बंगाल विभाजन का विरोध किए और कालांतर में हम देखते हैं कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा था। जब ब्रिटिश सरकार अपनी इस योजना में असफल हुआ तो ऐसी स्थिति में उन्होंने मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। मुसलमानों को कहने लगा कि आपके हितों के लिए आपके पास एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो आपके हितों की रक्षा कर सके। ब्रिटिश सरकार के सामने आपके धर्म के लोगों की जो आवश्यक चीजें हैं, आवश्यक अधिकार हैं, उनकी मांग रख सके। और ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने कांग्रेस विरोधी विचारधारा से ग्रसित होकर मुसलमानों को एक संगठन निर्माण करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। नवाब सलीमुल्लाह ने
मुसलमानों के लिए एक अलग राजनीतिक संगठन बनाने की मांग की थी। कालांतर में हम देखते हैं कि मुसलमानों के हितों व युवाओं को राजनीति में भागीदारी प्रदान करने के लिए 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। ये मुस्लिम लीग ब्रिटिश सरकार में मुसलमानों के हितों के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात नहीं कि यह भारत के संपूर्ण मुसलमानों का संगठन था। मुस्लिम धर्म का एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, भारत की राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ था और वो मुस्लिम लीग के समर्थन नहीं किए। वे मुस्लिम लीग का विरोध करना शुरू कर दिए थे, जिसमें से हम देखते हैं मोहम्मद अली द्वारा लीग विरोधी प्रचार किया गया था। उन्होंने अपने पत्र कामरेड और हमदर्द पत्रिका में राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। अल हिलाल में भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में कई लेख हमको देखने को मिलता है। कालांतर में जब भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, तो ऐसी स्थिति में आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिला था। ये बात मुसलमानों के प्रतिनिधि मंडल की बात हम देखते हैं कि लॉर्ड मिंटो इस समय भारत के वायसराय थे और उनके निजी सचिव थे स्मिथ। उन्होंने मुस्लिम लीग के नेताओं को भड़काना शुरू कर दिया कि आप एक प्रतिनिधि मंडल लेकर वायसराय से मिलिए और अपने अधिकारों की मांग कीजिए। स्मिथ के विचारों का वास्तव में मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने समर्थन किया और एक प्रतिनिधि मंडल हम देखते हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल जिसका नेता आगा खां था, उसके नेतृत्व में वायसराय से इन्होंने एक मांग रखी, जिसमें मांग थी कि मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा मांग थी कि विधानमंडल में जनसंख्या से अधिक स्थान मिले, क्योंकि आपको पता है कि 3/4 इस समय हिंदू थे और 1/4 ही मुसलमान थे। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या से अधिक स्थान की मांग विधानमंडल में प्रतिनिधि मंडल ने किया। तीसरी मांग थी कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को अधिक स्थान मिले, क्योंकि यहां मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति ब्रिटिश सरकार चल रही थी, इसलिए मुसलमानों के प्रतिनिधि ने इसी प्रकार की मांग रखी थी। चौथा हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय की स्थापना में ब्रिटिश सरकार आर्थिक अनुदान प्रदान करे। और पांचवी मांग थी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो भी सदस्य चयन होगा, उसमें मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि अवश्य होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रतिनिधि मंडल की जो मांगे थी, उस मांगे को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर ली। लॉर्ड मिंटो जब 1909 ईस्वी में, जिसको हम मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जानते हैं, जो अधिनियम पारित हुआ, इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया। इतिहासकार रजनी प्रामदत्त ने इस संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि मिंटो ने एक ऐसी राजनीति का श्रीगणेश किया है जिससे गांव और शहरों में जहर फैलने लगा और भारत एक नरक बन गया। इतनी कटु आलोचना लॉर्ड मिंटो के इस निर्णय का रजनी प्रामदत्त ने किया है। वास्तव में हम देखते हैं कि अब हिंदू मुस्लिम एकता की जो खाई थी, जिसको भरने का प्रयास किया जा रहा था, अब वो भरना संभव नहीं हो पाया। अब हिंदू या कांग्रेस का एक दल अलग हो गया, उनका रास्ता अलग था, और मुस्लिम लीग का रास्ता अलग हो गया। इस प्रकार से भारत में जो सांप्रदायिकता का उदय हुआ और विकास ब्रिटिश सरकार के दिए हुए पानी के द्वारा हमको देखने को मिलता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इस संबंध में अत्यंत कटु आलोचना की है इसकी, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वास्तविक संस्थापक जिन्ना एवं रहमतुल्लाह नहीं, वरन लॉर्ड मिंटो थे, क्योंकि उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार करके एक प्रकार से पृथक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई थी।
देखते हैं कि सांप्रदायिकता का विकास और कैसे कैसे किन किन चरणों में हुआ। यद्यपि इस समय हम पहले किए कि भारत में अनेक ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमान थे जो अब भी कांग्रेस के पक्ष में थे, जिन्ना प्रारंभ में कांग्रेस के समर्थक के रूप में हमको देखने मिलता है और मुस्लिम लीग के विरोधी थे। उन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व की आलोचना भी की थी, लेकिन और अन्य नेता थे जिनमें थे अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली, हसन इमाम आदि नेता कांग्रेस के पक्षधर थे। कालांतर में हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग के नीति में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ। मुस्लिम लीग जान गया कि ब्रिटिश सरकार उनको कठपुतली की तरह नचा रही है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ब्रिटिश सरकार मुसलमान धर्म का प्रयोग कर रहा है और इस प्रकार से कहीं ना कहीं मुसलमान ब्रिटिश सरकार से दूरी बढ़ाना शुरू कर दिए। इसी समय 1914 में विश्व में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। और आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध टर्की भाग लिया था और इस समय टर्की का जो सुल्तान होता था वो संपूर्ण मुस्लिम जगत का धार्मिक गुरु होता था। इसलिए खलीफा के प्रति किसी भी प्रकार की अपमान भारतीय मुसलमानों को स्वीकार नहीं था। जब 1914 ईस्वी में भारत भी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया तो ऐसी स्थिति में एक बात ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों से कही थी कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा खलीफा का किसी भी प्रकार से अपमान नहीं किया जाएगा, खलीफा के साम्राज्य का अंत नहीं किया जाएगा, खलीफा का किसी भी प्रकार से अंग भंग नहीं किया जाएगा। मुसलमान ब्रिटिश सरकार की नीतियों उनकी बातों पर विश्वास किए और इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में भारत के मुसलमान ब्रिटिश सरकार का समर्थन किए। लेकिन हम जब देखते हैं कि पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ और पेरिस के शांति सम्मेलन के पश्चात किस प्रकार से टर्की साम्राज्य का अंग भंग कर दिया, खलीफा के जो पद था खलीफा के पद को अपमानित किया गया, तो ऐसी स्थिति में भारत के मुसलमान ब्रिटिश सरकार से क्रोधित हो गए। भारत के मुसलमानों में रोष पैदा हो गया और कालांतर में इसी समय खिलाफत आंदोलन चला। भारत में इस समय दो महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहे थे। एक 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन और दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन इस समय भारत में चल रहा था खिलाफत आंदोलन। तो कालांतर में हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में हिंदू मुसलमान एकता अब पुनः स्थापित हो गई, क्योंकि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, भारत के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन तो पूरी तरह से वेग में था। विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि वास्तव में यदि 5 फरवरी सन 1922 की घटना, जिसमें गोरखपुर में जो घटना घटित हुई थी, है ना, यदि ये घटना घटित नहीं होती और महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद नहीं किया गया होता तो कुछ इतिहासकारों का मानना है, विद्वानों का मानना है कि भारत को इसी समय आजादी मिल गई होती, क्योंकि इस समय हिंदू और मुस्लिम एकता इतने मजबूत था कि ब्रिटिश सरकार चाहकर भी इस मजबूती को, इस रिश्ते को तोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन गांधी जी के निर्णय, असहयोग आंदोलन की वापसी से कालांतर में खिलाफत आंदोलन को भी धक्का लगा और फिर हम देखते हैं कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता में कमी होती गई। इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी भारत की राजनीति में, जिसे हम मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं। यह केरल के मलाबार क्षेत्र में हुआ था। मोपला मुसलमान किसान थे जिन्हें नंबूदरी जमींदारों और साहूकारों ने शोषण किया था। अंग्रेजों ने इसे सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया और सांप्रदायिक रूप देकर इन्होंने हिंदू और मुस्लिम में एकता थी उसमें दरार पैदा करने का कार्य किया था। 1921 ईस्वी में जिन्ना द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग और
कांग्रेस की विचारधाराएं अलग अलग थी। तो ऐसी स्थिति में कालांतर में हम देखते हैं कि जिन्ना कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के पश्चात जगह जगह अब कांग्रेस के विरोध में उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि जगह जगह हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। इधर अब हिंदुओं के पक्ष में अलग संगठन बनना शुरू हुआ, मुसलमानों के पक्ष में तो मुस्लिम लीग थी ही, मुस्लिम लीग के अतिरिक्त और मुसलमानों का संगठन बना। हिंदुओं के लिए हिंदू महासभा जैसे संगठन बने। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग और हिंदू संगठन के मध्य धीरे धीरे तनाव पैदा शुरू हो गया। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से भारत में सांप्रदायिकता के विकास में भूमिका निभाई थी, क्योंकि उसकी नीति ही रही फूट डालो और राज करो की। 1928 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन आया। आप सबको पता है कि 1919 के संविधान की समीक्षा करने के लिए भारत में साइमन कमीशन आया था, और इस साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे उसमें से सभी ब्रिटिश थे, कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। और इसी कारण कांग्रेस ने इसका विरोध किया। जिन्ना के नेतृत्व में भी साइमन कमीशन का विरोध हमको देखने को मिलता है, लेकिन मुस्लिम लीग का एक बड़ा धड़ा इसके समर्थन में थे। और आपको पता है कि साइमन कमीशन का विरोध करते ही भारत के प्रमुख क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह ब्रिटिश कफन का कील बनेगा। कालांतर में हम देखते हैं कि मुसलमानों का एक धड़ा साइमन कमीशन का पक्ष ले रहा था। कालांतर में साइमन वापस जाओ का नारा शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि यदि साइमन कमीशन के निर्णय को अस्वीकार करते हो तो अपना रिपोर्ट बनाओ। तब ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट को कुछ संशोधन के साथ जिन्ना स्वीकार करना चाहता था, लेकिन कांग्रेस इसके संशोधन के पक्ष में नहीं थी। इस प्रकार से यहां पर भी हिंदू और मुसलमानों में खाई बढ़ती गई। कालांतर में हम देखते हैं कि जिन्ना ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम रखा था, और इस 14 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा उन्होंने मुस्लिमों के हितों की बात ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी। इसी समय भारत में मैकडोनाल्ड वायसराय थे, और इन्होंने एक घोषणा की जो भारत की राजनीति में कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, और ये पूरी तरह से पृथक निर्वाचन के क्षेत्र से संबंधित था। इसमें मुसलमानों को तो पृथक निर्वाचन दिया ही गया था, इसके अतिरिक्त भारत के जो दलित वर्ग थे उसको भी पृथक निर्वाचन दे दिया गया। ऐसी स्थिति में भारत की राजनीति में जो हिंदू मुस्लिम एकता की दूरी तो बढ़ती जा रही थी, अब हिंदू जाति में ही खाई पैदा शुरू हो गई। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बात आने लगी। निम्न वर्ग अपना अलग संगठन बनाने लगे। गांधी जी को इससे गहरा आघात लगा था, और कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। और गांधी जी जब कम्युनल अवार्ड समाप्त हुआ तभी गांधी जी अपने अनशन को समाप्त किए थे। 1937 ईस्वी में देश में विधानमंडल का चुनाव हुआ। इस विधानमंडल के चुनाव में कांग्रेस को पूरे क्षेत्रों में अपार सफलता प्राप्त हुई। कई मुस्लिम क्षेत्रों में भी कांग्रेस के प्रत्याशी विजय सिंह को प्राप्त किए। तो ऐसी स्थिति में अब मुस्लिम लीग में अपने आप में हीनता की भावना पैदा होना शुरू हो गया। वे जान गए कि कांग्रेस के रहते मुस्लिम लीग का हित नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में उन्होंने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मंत्रिमंडल में समझौता करने का प्रयास किया कि उनको अधिक से अधिक मंत्री का पद मिले, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल पर मुसलमानों पर अत्याचार करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया, उनका विरोध करना शुरू कर दिए। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र दे दिया। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया। अर्थात उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया कि कांग्रेस
मंत्रिमंडल से मुसलमानों को मुक्ति प्राप्त हो गई। इस प्रकार की विचारधारा ने निश्चय रूप से सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी समय हम देखते हैं कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक सम्मेलन लाहौर में हुआ और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया जो भारत की राजनीति में लाहौर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और इस लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान निर्माण की बात कही गई थी। यद्यपि यह कहा जाता है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे, जिन्होंने 4 क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान निर्माण की बात कही थी: पंजाब, सिंध, कश्मीर और बलूचिस्तान। इस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान शब्द कहा था और कालांतर में वो पाकिस्तान हो गया। और इस प्रकार से पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव लाहौर प्रस्ताव में हम देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो मोहम्मद इकबाल एक समय ये कहते थे कि भारत माता के 2 आंख के तारे हिंदू और मुसलमान हैं, और कालांतर में उन्हीं के द्वारा ये कहा गया कि भारत में हिंदू और मुसलमान 2 धर्म नहीं बल्कि 2 राष्ट्र है। अर्थात उन्होंने द्विराष्ट्र के सिद्धांत दिया था। और कालांतर में यही द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान के निर्माण की मांग मुस्लिम लीग के अधिवेशन में हमको देखने को मिलता है। 1940 से लेकर 1946 ईस्वी तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विरोध की राजनीति चलती रही। ब्रिटिश सरकार इस विरोध की राजनीति का लाभ उठाता रहा, अपना रोटी सेकता रहा, कभी हिंदुओं के पक्ष में तो कभी मुसलमानों के पक्ष में। और इस प्रकार से आबाद बिना रोक टोक के भारत में ब्रिटिश साम्राज्य चलता रहा। कालांतर में हम देखते हैं कि यद्यपि पाकिस्तान निर्माण की बात आई थी, लेकिन जिन्ना इसके समर्थक नहीं थे। शुरू में जिन्ना नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, लेकिन बाद में कांग्रेस और जिन्ना में या कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो भी परिस्थिति निर्मित हुई, इसमें हम देखते हैं कि जिन्ना फिर खुलकर सामने आया और पाकिस्तान के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। इस प्रकार से कालांतर में पाकिस्तान के निर्माण में जिन्ना की हठधर्मिता ने भारत में सांप्रदायिकता के उदय और विकास में भूमिका निभाई थी। 1940 ईस्वी में चुनाव हुआ। इसमें पुनः कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई थी। पाकिस्तान की मांग प्रबल होती गई, क्योंकि अब मुस्लिम लीग ये जान चुका था कि हम विधानमंडल के द्वारा मुसलमानों को केंद्रीय राजनीति में प्रमुख स्थान नहीं दिला पाएंगे। क्योंकि इस समय आपको पता है कि भारत में 3/4 या उससे ज्यादा की जनसंख्या हिंदुओं की थी, मुस्लिम की संख्या कम थी, और मुसलमान ये चाहते थे कि उनको हिंदुओं के बराबर ही स्थान प्राप्त हो, जिसे कांग्रेस अस्वीकार करती थी। कालांतर में जिन्ना ने घोषणा किया कि भारत का गतिरोध भारत और अंग्रेजों के मध्य नहीं है, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य है। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से भारत के क्रांतिकारी जो भारत को राष्ट्रीय दृष्टि से एक बनाकर भारत से ब्रिटिश सरकार को समाप्त करना चाहते थे, अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, वहीं मुसलमानों ने अपनी अलग राजनीति की शुरुआत की थी। कालांतर में हम देखते हैं कि 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, और इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में देखते हैं कि जगह जगह हिंदू और मुस्लिम के दंगे होना शुरू हो गया। 9 खोले में जिस प्रकार से कत्लेआम हुआ, गांधी जी के हृदय को विद्रवित कर दिया। अब यह निश्चय हो गया कि भारत में मुस्लिम और हिंदुओं की एकता संभव नहीं है। भारत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ एक दिशा में नहीं चल सकते, और कालांतर में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के मांगों को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन कालांतर में देखते हैं कि भारत में जगह जगह जब विद्रोह हुआ, जगह जगह दंगे हुए, तो ऐसी स्थिति में भारत का विभाजन पूरी तरह से अवश्यंभावी हो गया। माउंटबेटन का विचार था
कि यदि 2 वर्ष पहले जिन्ना की मृत्यु हो जाती तो ये विभाजन नहीं होता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत विभाजन के पीछे यदि सबसे बड़ी तथ्य था, कारण था, तो वो भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास था। सांप्रदायिकता का उदय और विकास ये मूलतः पूर्णतः ब्रिटिश सरकार की नीति का ही परिणाम रहा, क्योंकि भारत में उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति चलाई थी और इसी नीति के तहत भारत के जो बहुसंख्यक वर्ग हिंदू और अल्पसंख्यक वर्ग जो मुसलमान थे, इस चक्की में इस तरह पिसते गए कि भारत की एकता नष्ट हो गई और 15 अगस्त का जो सूरज भारत को मिला आजादी के रूप में, उन्होंने एक टीस देकर कि वो भारत का विभाजन कर दिया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत में जो सांप्रदायिकता का उदय व विकास हुआ, ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति की कूटनीतिज्ञता का परिणाम रहा। वे भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर भारत में एक छत्र राज्य करना चाहते थे। उन्होंने जो दांव खेला वे दांव में सफल रहे। भारतीय उनके दांव को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, समझ नहीं पाए और उनकी इसी धारा में बहते चले गए, जिसका परिणाम कालांतर में हम देखते हैं भारत का विभाजन। धन्यवाद।